Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We will continue with chapter Council of Ministers. In the last lecture, we did Article 88, then we did UN.R. Rao case 1971. We also saw Shamsher Singh case of 1974. आज हम शुरू करने वाले हैं with topic Appointment of Ministers. ठीक है, तो Appointment of Ministers, as I already told you, जो अपॉइंटमेंट है ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कौन कर रहे हैं? बाय प्रेसिडेंट हो रहा है. ठीक है, अदर मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, बट एडवाइस कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर. मतलब प्राइम मिनिस्टर जिन्हें रेकमेंड करेंगे उनको ही प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स बनाएंगे. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. यूजुअली क्या केस होता है कि कोई मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं या लोकसभा है, मतलब एमपी हैं, उन्हें मिनिस्टर बनाया जाता है. क्या ऐसे इंसान को मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो एमपी नहीं हो? हाँ, बट यहां पे क्या सिचुएशन है, क्या कंपल्शन है कि विद इन 6 months दिस पर्सन मस्ट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट either by nomination or by election. Right? This is clear? तो ये 6 months के अंदर उन्हें बनना पड़ता है. अगर वो 6 months के अंदर एमपी नहीं बनते हैं तो ये इंसान जो है ये मिनिस्टर भी नहीं रहते. He ceases to be a minister as well. This is clear? Okay. Now, as we know, there are two houses of parliament, House 1 and House 2. Suppose कोई member of parliament है, suppose MP 1, ठीक है, ये House 1 के member हैं and he is also a minister. ठीक है, तो minister 1 है जो House 1 के member हैं. He is allowed to, he has the right to speak in House 2 as well. He has the right to take part in proceedings of House 2 as well. But can he vote in House 2? No. वो सिर्फ उसी हाउस में वोट कर सकते हैं जहां के वो मेंबर हैं. ठीक है, दिस इज क्लियर. नाउ वी कम टू ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स. ओथ कौन एडमिनिस्टर कर रहा है मिनिस्टर को? अपॉन एंटरिंग ऑफिस प्रेसिडेंट कर रहे हैं. दो ओथ है यहां पे, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी. ओथ ऑफ ऑफिस की अगर आप बात करें तो यहां पे आपको पता है ट्रू फेथ, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है. फिर सॉवरेनिटी की बात है, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की बात है, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी. ठीक है, इसके अलावा ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने की बात है फेथफुली. देन अनबायस तरीके से लोगों के साथ ट्रीटमेंट की बात है, किसी और को किसी की तरफ बायसनेस नहीं दिखाना है, फियर या फेवर के बगैर काम करना है. यह है ओथ ऑफ ऑफिस. सीक्रेसी ओथ क्या है कि बाय चांस एक मिनिस्टर है, उनके पास एक इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, अगर ये इनकी ड्यूटी है कि ये इंफॉर्मेशन को इन्हें पब्लिकली बताना है तब तो ये बता सकते हैं. अदरवाइज ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बोथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं कर सकते. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसे रिवील नहीं कर सकते. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी. दिस इज क्लियर. ओके, 1990 में एक केस हुआ था. यहां पे ओथ देवीलाल जी जो थे डेप्यूटी पीएम, इनने जो ओथ ली थी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था. उसे चैलेंज किया गया था कोर्ट में कि ये जो ओथ है ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पीएम और मिनिस्टर्स के लिए ही प्रिस्क्राइब करती है. तो ये डेप्यूटी पीएम ने ये ओथ ली, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा बोलकर चैलेंज किया गया इसे कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट का यहां पे जजमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने इस ओथ को वैलिड माना.
ठीक है, उन्होंने बोला कि डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डेप्यूटी पीएम इज only a description, it's descriptive only, and such description does not confer on him or her powers of prime minister. ये कोई प्राइम मिनिस्टर की पावर इन्हें नहीं मिल जाएगी. ऑल्सो इन्होंने रूल किया कि एनी सच पोस्ट लाइक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या अदर टाइप ऑफ मिनिस्टर्स लाइक स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो अगर ओथ ले लेते हैं, द ओथ स्टिल स्टैंड्स valid if the substantive part of oath is correct. ठीक है, मतलब ये है कि it ruled that description of a minister as deputy prime minister or any other type of ministers such as minister of state or deputy minister of which there is no mention in the constitution does not vitiate the oath taken by him or her so long as the substantive part of the oath is correct. तो substantive part of the oath is अगर correct तो उसे invalidate नहीं किया जाएगा. ठीक है, ठीक है, this is clear. ओके, सैलरीज और अलाउंसेस की अगर आप बात करें तो सैलरी एंड अलाउंस जो है मिनिस्टर्स की कौन डिटर्मिन करते हैं? डिटर्मिन करती है पार्लियामेंट. दिस इज क्लियर. समचुरी अलाउंस भी होता है. ठीक है, समचुरी अलाउंस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू रैंक होता है, फ्री अकोमोडेशन होता है, एक्सेट्रा चीजें होती हैं. नाउ वी कम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स. ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज क्लियर. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोल रहा है? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 75 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. दिस मीन्स दैट ऑल मिनिस्टर्स होल्ड joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of omission and commission. ये वर्क करते हैं एज अ टीम. इसीलिए जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है. वो मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ता है जो कि राज्यसभा के मेंबर्स हैं. इतना क्लियर है? अब जब मैंने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है और सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ रहा है, तो सारे मिनिस्टर्स क्या वन बाय वन एक साथ बैठ के रिजाइन कर रहे हैं, एक एक करके रिजाइन कर रहे हैं? नहीं. अगर पीएम रेजिग्नेशन दे देते हैं तो इट अमाउंट्स टू रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया. ऑल्टरनेटिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये एडवाइज कर सकते हैं प्राइम प्रेसिडेंट को किस चीज के लिए? टू डिसॉल्व लोकसभा. ऑन विच ग्राउंड? ऑन द ग्राउंड दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस. ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि ये लोकसभा को डिसॉल्व कर दें ऑन द ग्राउंड कि ये जो हाउस है ये रिप्रेजेंट नहीं करता व्यूज ऑफ इलेक्टोरेट फेथफुली एंड दे कैन कॉल फॉर अ फ्रेश इलेक्शन. मतलब ये एडवाइस देते हैं वो प्रेसिडेंट को. ठीक है, द प्रेसिडेंट मे नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑब्लाइज ना कर मतलब ना कर सकते हैं प्रेसिडेंट? जो कि अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हों लोकसभा में. ठीक है, जो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन अदर वर्ड्स आपको समझना पड़ेगा कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोल रही है कि जो कैबिनेट डिसीजन है
राइट, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बाइंड करती है. अगर कोई मिनिस्टर है 1 और मिनिस्टर है 2 एंड ऑफ कोर्स अदर मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कोई डिसीजन लिया, जो मिनिस्टर 1 जो प्राइवेट मीटिंग में बोल रहे थे कि यार मैं अग्री नहीं करता हूं, लेकिन स्टिल व्हेन it is presented, minister 1 also has to support. It is the duty of every minister to stand by the cabinet's decision and support them both within and outside the parliament. भले ही वो प्राइवेटली पहले उससे डिसएग्री किए हों, लेकिन जब वो कैबिनेट का डिसीजन बन जाता है, तब it is the duty of that minister to stand by the decision of the cabinet and support them both within the house and outside the house and parliament. अगर कोई मिनिस्टर है जो डिसएग्री करता है विद कैबिनेट डिसीजन, या फिर इस डिसीजन को डिफेंड नहीं करने के लिए तैयार है, तो उसे रिजाइन करना पड़ता है. ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर्स रह चुके हैं पहले जिन्होंने रिजाइन किया है. फॉर एग्जाम्पल B.R. अम्बेडकर जी. ठीक है, उनके कुछ डिफरेंसेस थे विद हिज कलीग्स on Hindu Code Bill of 1953 and he therefore resigned from office. C.D. देशमुख जी हैं जिन्होंने रिजाइन किया था क्योंकि उनके डिफरेंसेस थे विद पॉलिसी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का जो डिसीजन था कैबिनेट का, उससे वो अलग सोचते थे, वो उसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने उसको रिजाइन किया. आरिफ मोहम्मद जी, he resigned due to his opposition to the Muslim Women Act, जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट था 1986 का. उससे ये आसिफ मोहम्मद जी जो है, he did not want to agree to that decision, so he resigned. तो B.R. अम्बेडकर जी, you must remember these 3 names because it's mentioned in the लक्ष्मीकांत, राइट. तो B.R. अम्बेडकर जी ने रिजाइन किया था क्योंकि वो हिंदू कोड बिल के साथ अग्री नहीं करते थे. C.D. देशमुख जी ने रिजाइन किया था बिकॉज वो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स के साथ अग्री नहीं करते थे, और आरिफ मोहम्मद फॉर ऑपोजिशन टू मुस्लिम वुमेन. ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं. आर्टिकल 75 जो है वो एक और प्रिंसिपल कैरी करता है, वो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. ये बोलता है कि जो मिनिस्टर हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस, holds office in the pleasure of the president, during the pleasure of the president, which means कि जो president है उनके पास ये power है कि वो remove कर सकते हैं minister को even at a time when the council of ministers enjoy confidence of लोकसभा. तो लोकसभा में अगर confidence है council of ministers का, उसके बाद भी president जो है वो किसी एक minister को remove कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो रिमूवल का डिसीजन है कि किसी मिनिस्टर को उन्हें रिमूव करना है, वो आपको समझना पड़ेगा कि कैन ओनली हैपन ऑन एडवाइस ऑफ द पीएम. तो पीएम जो है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को टू रिमूव अ मिनिस्टर. ठीक है, कब होता है ये? यूजुअली इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिससैटिस्फैक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ मिनिस्टर. तब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो उस मिनिस्टर को डिसमिस कर दें. ठीक है, ये पावर एक्सरसाइज करके प्राइम मिनिस्टर क्या इंश्योर कर रहे हैं? ये पावर को एक्सरसाइज करके प्राइम मिनिस्टर ये इंश्योर कर रहे हैं कि रियलाइजेशन ऑफ रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इस रूल को फॉलो करके. ठीक है, दिस इज क्लियर. Thus, we conclude that president can remove the minister only on advice of the prime minister. ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने क्या ऑब्जर्व किया था? B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू इंस्ट्रूमेंटैलिटी of the prime minister. Therefore, unless and until we create that office and endow
that office with statutory authority to nominate and dismiss ministers, there can be no collective responsibility. तो यहाँ पे एक तरीके से पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है कि प्राइम मिनिस्टर पे ये जो पावर है एंडो करनी पड़ेगी, तभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हो सकती है. ठीक है. नाउ वी कम टू अनदर कॉन्सेप्ट विच इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ब्रिटेन में क्या होता है, जो किंग का कोई भी ऑर्डर होता है ना, कोई भी पब्लिक एक्ट, ठीक है, पब्लिक एक्ट, उसे काउंटर साइन करना पड़ता है मिनिस्टर को. और अगर बाय चांस ये जो ऑर्डर है ये वायलेटिव हो ऑफ एनी लॉ, तो ये जो मिनिस्टर है उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करनी पड़ती है और उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है. यहां पे लीगली एक्सेप्टेड फ्रेज क्या है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग. हेंस किंग तो कोर्ट नहीं जाएंगे, बट काउंटर साइन किसने किया है, मिनिस्टर ने किया है, तो उन्हें सू किया जा सकता है. राइट, किंग को तो सू नहीं किया जा सकता. इन इंडिया हाउएवर देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर. सो देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर इन इंडिया. ठीक है. प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डर पास करते हैं पब्लिक एक्ट का, तो ऐसा इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी काउंटर साइंड बाय अ मिनिस्टर. ठीक है. ऑल्सो हमने ये पढ़ा है कि जो कोर्ट है वो बार्ड हैं, वो इस चीज पे क्वेश्चन नहीं कर सकते ऑन द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय अ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय अ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, इस पे इंक्वायरी नहीं कर सकती है कोर्ट. दिस इज क्लियर. नाउ वी कम टू कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. सबसे पहले है कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकेंड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, थर्ड है डेप्यूटी मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. इनके जो डिफरेंस है वो उनकी रैंकिंग की वजह से, एम्योलमेंट्स की वजह से और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से है. ठीक है. इन सारे मिनिस्टर्स के टॉप पे कौन है, प्राइम मिनिस्टर है. सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी है वो आप कंट्री के. ठीक है. एट टाइम्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऑल्सो इंक्लूड अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है यूजुअली इन्हें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपॉइंट किया जाता है. ठीक है. कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो हेड करते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सेट्रा. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर डिसाइडिंग पॉलिसीज. ये अटेंड करते हैं मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग पॉलिसीज. ठीक है. इसलिए जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक्सटेंड होती है ओवर एंटायर गैमेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. कैबिनेट को आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी. ठीक है. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कौन है ये आप ध्यान दो. मिनिस्टर ऑफ स्टेट को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है. इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज भी दी जा सकती है, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स भी दिया जा सकता है, या उन्हें अटैच भी किया जा सकता है टू कैबिनेट मिनिस्टर्स. अगर उन्हें अटैच किया जाता है, दे मे ईदर बी गिवन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स और अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क related to the ministries headed by the cabinet ministers. In both the cases, they work under the supervision and guidance as well as under overall charge and responsibility of the cabinet ministers. तो ये जो minister of state हैं, ये work कर रहे हैं under the supervision of cabinet ministers when they are attached to cabinet ministry. अगर उन्हें independent charge दिया गया है, तब वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और सेम पावर
उनके पास है इन रिलेशन टू द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट मिनिस्टर्स डू। जब इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है तब इनकी पावर कंपेरेबल है टू कैबिनेट मिनिस्टर्स while working with their own departments or ministries. ठीक है। However, you must know कि ये जो ministers of state हैं, they are not members of the cabinet. इसीलिए ये कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं until and unless they are specially invited. ठीक है, अगर उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम हो तो उन्हें इनवाइट किया जा सकता है, बट यूजुअली दे डू नॉट अटेंड मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। इसके बाद नेक्स्ट इन रैंक होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स को इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, इन्हें अटैच किया जाता है टू द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के साथ अटैच किया जाता है ताकि ये उन्हें असिस्ट कर पाए इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये कैबिनेट के मेंबर्स भी नहीं है और ये अटेंड भी नहीं करते कैबिनेट मीटिंग्स। एक और कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स यहां पे है जिन्हें आप कहते हो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ठीक है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट कौन है? वही तीन है जो अभी हमने पढ़े, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो है मिनिस्टर्स, ये जो है ये सीओएम का पार्ट नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। दिस इज क्लियर? ठीक है, राइट? इनके अंडर में कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, नो डिपार्टमेंट इज अंडर द कंट्रोल। इन्हें कहां अटैच किया जाता है? दे आर अटैच्ड टू सीनियर मिनिस्टर्स और ये उन्हें असिस्ट करते हैं टू डिस्चार्ज देयर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। ठीक है, दिस मच इज क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं रोल ऑफ कैबिनेट। यूजुअली हम क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड को कैबिनेट के साथ ऑफन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ऑब्वियसली उनके बीच में एक डिस्टिंक्शन है। वो डिस्टिंक्शन हम अभी देख लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है। पहले हम रोल ऑफ कैबिनेट देख लेते हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। इनका क्या काम है? दे आर चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इनकी, चीफ कोऑर्डिनेटर है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, एडवाइजरी टू द प्रेसिडेंट है और इनकी जो एडवाइस है इट इज अ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये चीफ क्राइसिस मैनेजर हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कैबिनेट जो है चीफ क्राइसिस मैनेजर होते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में के साथ ये डील करते हैं। ठीक है, ये डील करते हैं विथ ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज करते हैं अपना रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये डील करते हैं विथ फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन अफेयर्स। तो ये है रोल ऑफ कैबिनेट। अगर आप इनके रोल की डिस्क्रिप्शन सुने तो रैमजे मुर ने ये कहा था कि जो कैबिनेट है इट इज स्टीयरिंग व्हील ऑफ द स्टेट। ठीक है, लावेल ने कहा था दैट इट इज द की स्टोन ऑफ पॉलिटिकल आर्क। ठीक है, राइट? आइवर जेनिंग्स ने कहा था दैट कैबिनेट इज द कोर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये यूनिटी प्रोवाइड करता है टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम।
ठीक है। सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट बोला गया है इसे बाय एलएस एमरी। बाकर बाकर ने इसे बोला है एज मैग्नेट ऑफ पॉलिसी, राइट। जॉन मैरियट, ठीक है, जॉन मैरियट ने इसे बोला है पिविट अराउंड विच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स, ठीक है। रैमजे मूर ने एक्चुअली उनकी एक बुक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, तो उन्होंने इस पे जो कैबिनेट है उसके बारे में ये बोला था कि एक डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट है, ठीक है। उन्होंने ये बोला, रैमजे मूर ने ये बोला कि अ बॉडी विच wields सच पावर्स, ठीक है, जिसे ओमनी पोटेंट इन थ्योरी बोला जा सकता है, तो ये कई बार जो है बेसिकली एक एब्सोल्यूट पावर या एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप के फॉर्म में भी अपनी जगह बना सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इसे डिक्टेटरशिप से कंपेयर करने का काम किसने किया है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार पूछ लिया जाता है। तो रैमजे म्यूर ने किया है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, ये बुक इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एक वाइडर बॉडी है, वेयर एज कैबिनेट जो है एक स्मॉलर बॉडी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरीज हैं, कैबिनेट है, डेप्यूटी आपके मिनिस्टर्स हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ऑफ कोर्स कैबिनेट मिनिस्टर में ऑफ कोर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, और ये पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये दे डू नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, देयर इज नो कलेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कैबिनेट दे मीट एज अ बॉडी यूजुअली वंस इन अ वीक, ठीक है, और ये डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, और इनके कलेक्टिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर है इन थियोरी, राइट, लेकिन पावर इन प्रैक्टिस जो है वो कैबिनेट के पास है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या है, ये इंप्लीमेंट करते हैं वो डिसीजन जो कि कैबिनेट लेती है, ठीक है। और कैबिनेट क्या करती है, कैबिनेट सुपरवाइज करती है implementation of its decision by council of members, council of ministers। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करिए, इंप्लीमेंट करिए वो डिसीजन जो कि कैबिनेट ने लिया है, और कैबिनेट उन्हें सुपरवाइज कर रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये आर्टिकल 74 और 75 इससे डील करता है। इसका जो साइज है, क्लासिफिकेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसका जो साइज है वो डिटरमाइन कौन कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज कौन डिटरमाइन कर रहे हैं, देखते हैं। मैंने क्या बोला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज है और जो क्लासिफिकेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। इनका साइज डिटरमिन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, और उन्होंने एक मैक्सिमम साइज लगाया विच इज 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से ये आया कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है एज अ 3 tier बॉडी वो कन्वेंशन से बेस्ड है, और वो एक्चुअली हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। हाउएवर इसके पास एक लेजिस्लेटिव सैंक्शन है, ठीक है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट ऑफ 1952 जो है वो डिफाइन करता है मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। क्या बोल रही हूं मैं,
एक एक्ट है, क्या एक्ट है ये? सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952। ये डिफाइन कर रहा है अ मिनिस्टर, और मिनिस्टर ये किसको बोल रहे हैं, ये एक्ट किसको बोल रहे हैं? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और इसमें डेप्यूटी मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैबिनेट, ठीक है, ये इंक्लूड किया गया था बाय आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इसे इंक्लूड किया गया था कैबिनेट को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल टेक्स्ट में ये मेंशन नहीं था। हाउएवर आर्टिकल 352 जो है, that only defines the cabinet, saying that it is the council consisting of prime minister and other ministers of cabinet rank appointed under article 75। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन क्या पावर एंड फंक्शन मेंशन्ड है आर्टिकल इसमें, आर्टिकल 352 में? नहीं, पावर एंड फंक्शन मेंशन्ड नहीं है। बस ये डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है कि द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75, ये होता है कैबिनेट। इन अदर वर्ड्स, रोल इन आवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, रोल है इनका जो, ये कन्वेंशन से बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, जो COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज लोकसभा। ठीक है, और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ये एनफोर्स करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट जो है वो एक स्मॉल बॉडी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसे हेड कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, ये आपको पता है। आई एम सॉरी, किचन कैबिनेट नहीं, कैबिनेट की बात कर रही थी मैं। कैबिनेट में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और आई थिंक आई सेड किचन कैबिनेट, बट कैबिनेट में कौन कौन होता है? PM होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, हाउएवर एक स्मॉलर इनफॉर्मल ग्रुप भी होता है जिसे इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट बोला जा सकता है, जो कि रियल सेंटर ऑफ पावर की तरह वर्क करता है। ठीक है, दिस इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, जिनके फेथ में वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। वो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। ठीक है, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही नहीं, आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनका एक इनर सर्कल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जो इनर कैबिनेट थी उनको पॉपुलरली किचन कैबिनेट के नाम से बोला जाने लगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ऑब्वियसली, राइट। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, आप US की सिचुएशन भी आप देखेंगे तो वहां पर भी बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो किचन कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, या बेसिकली इस इनफॉर्मल ग्रुपिंग के मेंबर होते हैं, राइट। इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस को सर्कमवेंट कर रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ कैबिनेट एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, राइट। सो दैट इज इट।